तो चलिए शुरू करते हैं तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 11। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उदाहरण 9.9 को देखेंगे। साथ में हम जो है पृष्ठ तनाव को जो है आज समझेंगे। आशा है आपने आज जितनी मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई उतनी पढ़ ली होगी, ताकि और उदाहरण भी आपने एक बार लगा के देख लिया होगा। चलिए फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं। तो उदाहरण 9.9 है क्या? तो देखिए, 2 mm त्रिज्या वाली एक तांबे की गेंद 20 डिग्री सेल्सियस पर 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से सीमांत वेग से तेल के टैंक में गिर रही है। 20 डिग्री सेल्सियस पर तेल की श्यानता का आकलन कीजिए। श्यानता निकालनी है। तेल का घनत्व दिया हुआ है 1.5 गुणा 10 की पावर 3 kg/m3। और तथा तांबे का घनत्व दिया हुआ है 8.9 गुणा 10 3 kg/m3। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए, क्यों यह सीमांत वेग हमें दे रखा है? क्योंकि जब कोई गोला द्रव में गिरता है तो सीमांत वेग पर गुरुत्वाकर्षण बल, उत्थान बल और श्यानता बल संतुलित होते हैं। हम इससे उपयोग करके श्यानता निकाल सकते हैं। तो स्टोक्स का नियम और सीमांत वेग का सूत्र लगाया जाए, जो कि क्या था? हम जब उसको पुनः व्यवस्थित किया तो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पुनः व्यवस्थित करने के बाद फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है? आएगा एन के फॉर्म में 2a² रो माइनस सिग्मा g/nv। तो इनमें हम सारी त्रिज्या की वैल्यू, सीमंत वेग का वैल्यू, तांबे का घनत्व, तेल का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण सारी वैल्यू रखेंगे। तो रो माइनस सिग्मा की वैल्यू आएगी 7.4 गुणा 10 की पावर 3 kg/m²। और सूत्र में जब हम पूरी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा लगभग 9.9 गुणा 10 की पावर -1 kg/m पर मीटर पर सेकंड। तो देखिए, इसमें परिणाम परिणाम और अर्थ क्या हुआ? देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर उस तेल की श्यानता लगभग 0.99 पास्कल सेकंड आ रही है। ठीक है। यह मान बताता है कि यह तेल पानी की तुलना में बहुत अधिक गाढ़ा है, क्योंकि पानी की श्यानता लगभग 1 गुणा 10 की घात -3 पास्कल सेकंड होती है। अर्थात यह तेल पानी के लगभग 1000 गुना गाढ़ा है। तो ध्यान देने वाली बातें यह है कि स्टोक्स का नियम केवल तब ठीक रहता है जब प्रवाह जो है सांसारिक हो और रेनॉल्ड्स जो है संख्या छोटी हो। अर्थात गेंद छोटी और गति अपेक्षाकृत कम हो। यदि गेंद बड़ी होगी या वेग अधिक होगा तो स्टोक्स का नियम ठीक से लागू ना हो और अलग व्यवहार दिखा सकता है। तो तो ये था हमारा उदाहरण। तो समझिए हम पृष्ठ तनाव को। चलिए, तो आपने कई बार देखा होगा कि तेल और पानी एक दूसरे में नहीं मिलते, या फिर कभी देखा होगा कि पानी का छोटा सा बूंदाकार रूप, जैसे ओस की बूंदें वो गोल आकार में होती हैं। यह सब होता है पृष्ठ तनाव के कारण। कुछ दैनिक उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, आपने देखा होगा कि तेल और जल आपस में नहीं मिलते। अगर आप किसी बर्तन में तेल और पानी डालें तो तेल ऊपर तैर जाता है और दोनों अलग अलग परतें बना लेते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि दोनों की अणु अणु आकर्षण बल अलग अलग हैं। तेल के अणु अणु केवल तेल के अणुओं को आकर्षित करते हैं और पानी के अणु केवल पानी के अणुओं को। इसलिए दोनों अलग रहते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? पानी आपको या मुझे गीला कर देता है, लेकिन बतख को गीला नहीं करता। बतख के पंखों पर प्राकृतिक तेल की परत होती है जो पानी की सतह से जो है फिसला करती है। यानी वह पानी जो है यही यानी वह पानी चिपकता नहीं है, चिपक नहीं पाता। यह भी प्रत्य तनाव आपकी जो है आंतरिक बल से जो है जुड़ी घटना है। तो अगर तीसरा उदाहरण लें तो पारा और कांच का प्रयोग याद कीजिए। पारा कांच से नहीं चिपकता, जबकि पानी कांच से चिपक जाता है।
अगर आप थर्मामीटर में पारा देखें तो वह गोलाकार बूंद के रूप में रहता है। इसका कारण है पारे में अणु अणु आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो उसे गोल आकार में रहने को मजबूर करता है। वहीं पानी में कांच के साथ जो है आसंजन बल अधिक होता है, इसलिए पानी कांच से चिपक जाता है। चौथा उदाहरण देखिए। आपने देखा होगा कि तेल रुई की बाती से ऊपर चढ़ जाता है, भले ही वहां गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। यह घटना भी पृष्ठ तनाव और जो है केशित्व के कारण होती है। तेल के अणु और रुई के रेशों के बीच आकर्षण के कारण तेल धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचता जाता है। तो यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है। पांचवा उदाहरण क्या है? पेड़ों से रस ऊपर की पत्तियों तक पहुंचता कैसे है? यह भी पृष्ठ तनाव और जो है केशित्व के कारण संभव होता है। पेड़ की जड़ों से पानी पतली सी नलियों के जरिए ऊपर चढ़ता है। यहाँ पानी के अणुओं के बीच आकर्षण और पानी तथा नलियों की दीवारों के बीच आसंजन बल एक साथ काम करते हैं, जिससे पानी ऊपर उठता है। इसी तरह पृष्ठ तनाव प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझिए पृष्ठ तनाव क्या है। पृष्ठ तनाव दरअसल तरल की सतह पर उपस्थित अणुओं से उत्पन्न जो है संकुचन जो है प्रवृत्ति है। हर तरल अपने सतह क्षेत्र को कम से कम रखने की कोशिश करता है। इसी कारण तरल की सतह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह एक पतली तनी हुई लचीली झिल्ली हो। यही तनी हुई झिल्ली जैसा व्यवहार कहलाता है पृष्ठ तनाव। सरल भाषा में कहें तो पृष्ठ तनाव तरल की सतह पर कार्य करने वाला वह बल जो सतह के क्षेत्रफल को घटाने की प्रवृत्ति रखता है। अब इसीलिए पानी की बूंदें गोल होती हैं, क्योंकि गोल आकार में सतह न्यूनतम होती है। पतले ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ता है और पारा नीचे की ओर झुकने की वजह उभरी हुई सतह बनाता है। ये सभी घटनाएं पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अब चलिए, तो बच्चों हमने पिछले भाग में देखा कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। ये वह बल है जो किसी द्रव की सतह को संकुचित करने की प्रवृत्ति रखता है। अब हम समझेंगे कि यह बल उत्पन्न कैसे होता है और इसका संबंध द्रव की जो है स्वतंत्र सतह से कैसे है। अब देखिए, एक परिचित उदाहरण से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब आप एक रंग लगाने वाला ब्रश पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में अलग अलग रहते हैं, पर जैसे ही आप ब्रश को पानी से निकालते हैं ये बाल आपस में चिपक जाते हैं और एक नुकीली जो है सिरा बना लेते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि जब ब्रश पानी से बाहर आता है तो हर बाल की सतह पर पानी की पतली परत बन जाती है और परत सतह क्षेत्र को घटाने की कोशिश करती है और इसीलिए बल एक दूसरे से जुड़ जाता है। यह यही पृष्ठ तनाव का प्रभाव है। अब स्वतंत्र सतह की भूमिका क्या है? हर द्रव का एक निश्चित आयतन होता है, पर उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, क्योंकि वह अपने पात्र का आकार ले लेता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब द्रव की किसी जो है पात्र में डाला जाता है, जब द्रव को किसी पात्र में डाला जाता है तो उसका एक स्वतंत्र पृष्ठ होता है जो हवा के संपर्क में रहता है। यही सतह पर जगह यही सतह पर यही सतह वह जगह है जहां पृष्ठ तनाव कार्य करता है। जब आप द्रव को पात्र में डालते हैं तो द्रव के अंदर के अणु चारों ओर से अन्य अणुओं से घिरे होते हैं। जब उस पर सभी दिशाओं से जो है समान बना लगा जो है उन पर सभी दिशाओं से समान बल लगता है, लेकिन सतह पर स्थित अणु केवल नीचे और किनारे के अणुओं से जुड़े होते हैं, ऊपर से नहीं। इसलिए उन पर असंतुलित बल लगता है। अब यह असंतुलन सतह को सिकुड़ने की प्रवृत्ति देता है और इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। अब और उदाहरण से समझिए। द्रव्यों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, परंतु उनका अपना एक निश्चित आयतन होता है। जब द्रव को किसी पात्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर की परत एक स्वतंत्र पृष्ठ बना लेती है। इस पृष्ठ पर अणुओं के असंतुलित बल के कारण एक विशेष प्रकार की संकुचन प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और यह ही पृष्ठ तनाव है।
पृष्ठ तनाव केवल द्रवों में ही क्यों पाया जाता है? पृष्ठ तनाव केवल तरलों में पाया जाता है क्योंकि तरलों की जो है सतह स्वतंत्र होती है, यानी उसके ऊपर हवा या कोई गैस हो, मतलब यानी उसके ऊपर हवा या कोई गैस होती है, जबकि गैसों के पास कोई स्वतंत्र पृष्ठ नहीं होता, क्योंकि उनके अणु लगातार हर दिशा में फैलते हैं, इसलिए गैसों में पृष्ठ तनाव नहीं होता। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे पृष्ठीय ऊर्जा की। हमने पहले सीखा था कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव की सतह को जो है सिकोड़ने की प्रवृत्ति है, लेकिन अब हम जानेंगे कि यह संकुचन संकुचन प्रवृत्ति आखिर आती कहाँ से है, यानी इसका स्रोत क्या है। यही है पृष्ठीय ऊर्जा की अवधारणा। यहाँ से आती है अवधारणा उसकी। पृष्ठीय ऊर्जा क्या है? किसी भी द्रव में अणु परमाणुओं के बीच आकर्षण बल होता है। यह बल द्रव को एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव अपने रूप में स्थायी रहता है और बिखरता नहीं। उदाहरण के तौर पर एक पानी की बूंद गोलाकार रहती है क्योंकि अंदर के अणु एक दूसरे को खींचते हैं। अब द्रव के भीतर अणुओं की स्थिति क्या है? द्रव के भीतर के अणु होते हैं वे चारों ओर से एक दूसरे अणुओं से घिरे होते हैं, इसलिए उन पर लगने वाला आकर्षण बल संकुलित रहता है। लेकिन जब हम किसी सतही अणु की बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई अणु नहीं होता, वह केवल नीचे और किनारे के अणुओं से जुड़ा होता है। इसी वजह से सतही अणु को अंदर की ओर खिंचाव महसूस होता है, यही वह अंदर की ओर आकर्षित होता है। इस खिंचाव का परिणाम क्या होता है? ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा। अब यह अंदर की ओर खिंचाव अणु के एक प्रकार की जो है स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न करता है जो ऋणात्मक होती है, क्योंकि उसे अंदर की ओर खींचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द्रव की सतह पर उपस्थित जो अणु होते हैं अंदर के अणुओं की तुलना में अधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इसका कारण है कि वे असंतुलित बल के प्रभाव में रहते हैं। अब देखिए पृष्ठीय ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किसी द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि चुने गए अणुओं के चारों ओर अणुओं की संख्या कितनी है और उसका जो है विन्यास कैसा है, यानी सतह के अणु जितने अधिक असंतुलित होंगे उतनी ही अधिक पृष्ठीय ऊर्जा होगी। समझे आप? अब देखिए। हाँ, तो बच्चों अब हम समान स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझेंगे। यह विषय हमें बताता है कि किसी द्रव के अणुओं में ऊर्जा किस प्रकार से वितरित होती है और क्यों किसी अणु को द्रव से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा लगती है। द्रव के अंदर अणु संतुलन की स्थिति में, अब देखिए द्रव के भीतर हर अणु चारों ओर से अन्य अणुओं से घिरा होता है, इसलिए उस पर लगने वाला आकर्षण बल सभी दिशाओं में बराबर होता है। नतीजा यह होता है कि हर अणु की औसत स्थितिज ऊर्जा लगभग समान होती है, यानी किसी अणु के पास ऊर्जा अधिक या कम नहीं होती, सब लगभग एक समान स्थिति में रहते हैं। इसी कारण द्रव स्थिर और एक रूप दिखाई देता है। द्रव के अणु को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्यों चाहिए? अब सोचिए, अगर हमें किसी द्रव के अणु को उसके पड़ोसी अणु से अलग करके बाहर निकालना हो, जैसे वाष्प या गैस के रूप में, तो हमें आकर्षण बलों को तोड़ना पड़ेगा। इन आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी अणु को उसके पड़ोसी अणुओं से अलग अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को हम कहते हैं वाष्पन ऊर्जा, यानी वाष्पीकरण ऊर्जा। अब वाष्पन ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? यह वाष्पन ऊर्जा बहुत अधिक होती है क्योंकि द्रव के अणुओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए मजबूत आकर्षण बलों को पार करना पड़ता है। अब भौतिक अर्थ क्या है इसका? भौतिक अर्थ समझिए, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ऊर्जा का तो जो ऊर्जा हम उसे देते हैं उसका एक भाग अणुओं की गति बढ़ाता है, यानी तापमान बढ़ाता है, और दूसरा भाग इन अणुओं के बीच के आकर्षण को कमजोर करता है। जैसे ही यह आकर्षण टूटता है अणु द्रव से निकलकर गैस के रूप में ऊपर चले जाते हैं, यानी पानी वाष्पित हो जाता है। अब देखिए न अब हम देखेंगे कि द्रव की सतह के नजदीक स्थित अणुओं की ऊर्जा क्यों अलग होती है और इसका क्या परिणाम निकलता है। सबसे पहले एक छोटा सा विचार प्रयोग कीजिए। द्रव के भीतर जो अणु हैं वे चारों ओर से अपने पड़ोसी अणुओं से घिरे होते हैं, इसलिए उन पर लगने वाले आकर्षण बल हर दिशा में समान होते हैं। नतीजा यह है कि द्रव के अंदर उपस्थित अणुओं की औसत स्थितिज ऊर्जा लगभग समान रहती है। उनकी क्या होती है? औसत औसत स्थितिज ऊर्जा लगभग समान रहती है। अब सतहों पर आए। सतह पर मौजूदा अणु के ऊपर कोई अणु नहीं होता, केवल नीचे और किनारों में पड़ोसी होते हैं।
इसलिए सतह पर स्थित अणु पर बलों का असंतुलन रहता है। उस पर अंदर की ओर आकर्षण होता है, उसी की ओर नहीं। यही असंतुलन उसे अंदर की ओर खींचता है और परिणाम स्वरूप उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक रहती है। यानी सतह के पास का अणु अंदर के अणु की तुलना में ऊर्जा की दृष्टि से जो है अस्थिर या उच्च ऊर्जा स्थिति में रहता है। आइए इसे एक सरल वाक्य में कहें तो सतह के अणु के पास कम पड़ोसी होते हैं, इसलिए उनसे जुड़े जो है आकर्षण कम संतुलित होते हैं और अतः उनका जो है पोटेंशियल एनर्जी स्तर अधिक होता है। अब संक्षेप में अगर देखें, द्रव के जो अंदर अणुओं की औसत औसत स्थिति ऊर्जा समान, लगभग समान होती है। सतह के समीप के जो अणु परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उन्हीं ऊपर के उसे पड़ोसी नहीं मिलते, इसलिए उनकी स्थिति ऊर्जा अधिक होती है। यही उच्च ऊर्जा स्तर को सिकोड़ने और सतह क्षेत्र बढ़ाने पर ऊर्जा जो है मांगने का कारण करती है। यही पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठ तनाव की जड़ रहती है। चलिए चलते हैं अगले उसमें। तो क्लियर है। हम्म। अब देखिए बच्चों, अब हम पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा के आधार पर यह समझेंगे कि किस तरह द्रव और अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की कोशिश करता है और इसके पीछे की ऊर्जा का सिद्धांत क्या है। अब देखिए हर द्रव की जो है प्रवृत्ति होती है कि वह अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को यथासंभव का काम जो है कम करे। यदि द्रव हमेशा ऐसी अवस्था चाहता है जहां उसकी सतह सबसे छोटी हो। उदाहरण के लिए पानी की बूंद हमेशा गोलाकार होती है, क्योंकि गोलाकार आकार में समान आयतन के लिए सबसे कम सतह क्षेत्रफल होता है। यह सब होता है पृष्ठीय ऊर्जा को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति के कारण। यदि हम किसी द्रव्य की जो है सतह को फैलाना हो तो हम उसके उसमें हमें उसे ऊर्जा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सतह पर मौजूद अणुओं को अंदर की ओर खींचने वाले बलों को थोड़ा तोड़ना पड़ता है ताकि वे एक नए स्थान पर जा सकें। इसलिए द्रव्य का सतह क्षेत्र जितना बढ़ाएंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि बुलबुले या साबुन की झीलों को फैलाने का में प्रयास लगता है, क्योंकि सतह बढ़ाने पर हम पृष्ठीय ऊर्जा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। किसी अणु को सतह तक लाने में कितनी ऊर्जा चाहिए। अब यह प्रश्न आता है कि किसी अणु को द्रव के भीतर से सतह पर लाने में कितनी ऊर्जा चाहिए। उत्तर यह है कि इस कार्य के लिए इतनी उतनी ऊर्जा चाहिए जो उस अणु को आधे रास्ते तक बाहर निकालने के बराबर हो, अर्थात यह ऊर्जा वाष्पन ऊर्जा का लगभग आधा भाग होती है। इसका भौतिक अर्थ है यह है, अगर हम किसी अणु को सतह तक ले आए तो उसे अपने चारों ओर पड़ोसी अणुओं की संख्या आधी आधी मिलती है। इसका मतलब उस पर आकर्षण बल भी आधे रह जाते हैं और इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी तरह सतह पर मौजूद अणुओं की जो है ऊर्जा अंदर के अणुओं से अधिक होती है। वास्तविक स्थिति में यह क्यों महत्वपूर्ण कि सॉरी वास्तविक जो है वास्तविक स्थिति में यह क्यों पूर्ण रूप से नहीं दिखता। क्योंकि द्रव्य के अंदर निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए किसी अणु को सतह पर तक लाने की जो है प्रक्रिया पूर्णतः निश्चित नहीं होती। लेकिन सामान्य रूप से यह कहते हैं कि द्रव्य का प्रत्येक अणु अपने पृष्ठ क्षेत्र को काम करने की कोशिश करता है और यदि किसी जो है कारणवश सतह बढ़े तो वह तुरंत सिकुड़कर किसी से अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में लौट जाता है। यह कारण है कि जब हम किसी छोटे द्रव्य बूंद को फैला देते हैं तो वह जो है वापस गोलाकार आकार ले लेती है, क्योंकि पृष्ठीय ऊर्जा ऊर्जा घटकर यह जो है स्थिरता प्राप्त करना द्रव्य का जो है प्राकृतिक स्वभाव है। अब ये किसी द्रव्य में पृष्ठ पर अणुओं का जो है स्वाभाविक आरेख तथा बलों का संतुलन है। अब ये डायग्राम क्या है? किसी द्रव्य के भीतर अणु या अणुओं पर अन्य अणुओं के कारण बलों का दर्शन जो है का बलों का दर्शन दर्शाया गया है। अब तीरों की दिशाएं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को दिखाई देती हैं। अभी क्या है? यही घटनाएं द्रव्य के पृष्ठ के लिए, अब द्रव्य के पृष्ठ के लिए यही घटनाएं क्या है? अब सी क्या है? आकर्षी ए तथा प्रतिकर्षी आर बलों का की जो संतुलन जो है दर्शाया गया है। तो आज हमने पढ़ा उदाहरण 9.9, साथ में पृष्ठ तनाव को पढ़ा। कल हम जो है पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद।